और जो बहन मायावती की तरह, और जो वो नगीना से एक सीट जीत के अपने को देश का होम मिनिस्टर समझने लगा है, जो पूरे वो इतने परसेंट पर 20% पर सोचते थे हम सबकी नुमाइंदगी करेंगे, आने वाले 5 साल में वहां पर आपको इसका असर धरातल पर देखने को मिलेगा। और फरीद तो कह रहा है कि इजराइल को वेपन की शॉर्टेज हो रही है। बेटा ऐसा है, अपने देश में जो तेरे खाने की शॉर्टेज हो रही है ना तू उसकी फिक्र कर, तो इजराइल के हथियारों की शॉर्टेज की फिक्र ना कर। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है रिजर्वेशन, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। दिल के क्यों करीब है ये भी बताऊंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 एक से एक लैंडमार्क ऐतिहासिक फैसला करते हुए आरक्षण नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव का आदेश दिया है। ये क्या आदेश है ये आप लोग सुन चुके होंगे। धरातल पर इसका क्या असर होगा, अपनी इनसाइट दूंगा। क्रीमी लेयर के बारे में आपको बताऊंगा। अभी भी मेरे मन में क्या शंका है, क्या नाराजगी है, ये भी बताऊंगा। लेकिन सकारात्मक फैसला है, बहुत अच्छी शुरुआत है। आने वाले 25-30 साल में इसका बहुत खूबसूरत असर धरातल पर नजर आएगा। आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि इससे राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा, और आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि सितंबर 21, 2018 को एक वीडियो बनाते हुए मेरी आरक्षण नीति आपके भाई डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने क्या कहा था। आप लोगों को एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि एंटरटेनमेंट चैनल और कंट्रीब्यूशन चैनल में फर्क समझें, और आप लोग समझते भी हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा सेक्शन इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं, जिसमें आप लोगों के कमेंट्स भी चाहिए कि कल जो हमने वीडियो बनाया था उस पर थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं, 4-5 शॉर्ट में। सर, मेक अ वीडियो ऑन एर्दोगन वार्निंग टू इजराइल दैट दे विल अटैक इजराइल, वी वुड लाइक टू सी योर इनसाइट ऑन दिस। देखो, ऐसा है कि एर्दोगन की तरकी जो देश है, इसने इजराइल में इस्माइल की हत्या के बाद अपनी एम्बेसी पे हाफ मास्ट किया, यानी आधा झंडा फहराया, यानी शोक प्रकट किया। इजराइल वो देश है जिसने इनके एम्बेसडर को बुलाया, कहा चल निकल बाहर, और जो रोना धोना करना है ना एक आतंकी के लिए, वो अपने देश में जाकर कर। तो इजराइल का ये एटीट्यूड है। और मैं तो पहले भी बोल रहा हूं, पहले दिन से बोल रहा हूं, माँ का दूध पिया है तो लड़ लो ना, क्या प्रॉब्लम है। अपने वो हथियार इस्तेमाल कर देगा जो अभी तक उसने अंदर रख रखे हैं। आगे चलते हैं। तो साहब, आप कहते हैं कंगना ब्लेम्ड राहुल ऑन टेकिंग ड्रग्स, प्लीज़ एक वीडियो तो बनता है डॉक्टर साहब। ब्रदर, ये एक ऐसा इशू है जिस पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं एक सोशियो पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड लीगल कमेंटेटर हूँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ। हाँ, कभी कभी उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी आइज़ जो हैं, उसके आई बैग्स जो हैं, उसकी जो शक्ल है, उसका जो तरीका है, वो थोड़ा सा शेडी तो लगता है। लेकिन ड्रग्स लेता है नहीं लेता है राहुल गांधी बॉस, इस पर मैं अभी कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। जो कल मैंने एक वीडियो में एक साहब को बताया था कि ये अब्दुल मुझे क्या क्या समझा रहे हैं इजराइल के बारे में, उसके लिए कोई अब्दुल वाहिद लिखते हैं, अगेन एंड अगेन ही इज मेंशनिंग अबाउट अब्दुल वेयर देर इज नो नेम इन द ट्वीट प्रूविंग हिज मेंटालिटी। ऐसा है मेरी जान अब्दुल, जो आदमी तुम्हारी मेंटालिटी पकड़ लेता है ना, तुम उसकी मेंटालिटी पर उंगली उठाने लगते हो। जैसे तुम लोगों को कमेंट देखकर कोई अंधभक्त पता चल जाता है, कोई दलाल पता चल जाता है, इसी तरह चाहे जितनी अच्छी इंग्लिश लिख दो, जितना अच्छा ज्ञान दे दो, तुम्हारी भाषा मुझे बता देती है कि कौन जाहिल है और कौन अब्दुल है। नाम भले बेटा लिखा हो या ना लिखा हो। अब ये तीसरे साहब आए हैं, ये हैं फरहीद अहमद। ये लिखते हैं, योर बिलवड जूइश स्टेट हैज गॉट वेपन शॉर्टेज नाउ, देयर टैंक्स आर्मर्ड व्हीकल्स आर डिस्ट्रॉयड नाउ, दे गॉट शॉर्टेज। इनसे चर्चा के बाद पता चला ये पड़ोसी मुल्क से है। ये पश्चिम वाला पड़ोसी मुल्क नहीं, ये पूरब वाला पड़ोसी मुल्क। याद है ना, एक पश्चिम में गंद की ढेर है, एक पूरब में गंद की ढेर है, जिनकी औरतों की और माँ बहनों की इज्जतें सन 71 में जाकर हमने बचाई थी, जब ढाका यूनिवर्सिटी में इनकी महिलाओं के साथ पंजाबी मुसलमान बलात्कार कर रहे थे। पता नहीं फरीद को उनकी अम्मा ने ये किस्सा सुनाया नहीं सुनाया है। और फरीद तो कह रहा है कि इजराइल को वेपन की शॉर्टेज हो रही है। बेटा ऐसा है, अपने देश में जो तेरे खाने की शॉर्टेज हो रही है ना तू उसकी फिक्र कर,
तो इजराइल के हथियारों की शॉर्टेज की फिक्र ना कर, और तुम ऐसे जलील लोग हो, 2 कौड़ी के भूखे नंगे, यार तुम रोहिंग्याओं को तो अपने देश में जगह दे नहीं रहे हो, और साले तुम बात कर रहे हो पैलेस्टीन से रिश्ता मिलाने की। ये है तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात। गंद के ढेर सामने होते मुंह पर थूकता, मोबाइल पर भी थूक के फिर इसको क्लीनर से साफ कर लिया था। तो ये थे 4 कमेंट जो आज हमने लिए। अब चलते हैं आरक्षण नीति पर। पहले आप लोग सुनिए, नहीं पहले सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 341 का ये उल्लंघन नहीं करता। जब शुरू में आरक्षण नीति बनी तो पूरे SC ST समाज को एक ही वर्ग माना गया, एक होमोजेनियस सोसाइटी माना गया। यह हुआ कि इनमें आप कोई भी तरह का डिस्पैरिटी पैदा नहीं कर सकते, मतभेद नहीं कर सकते। ये बनी ओरिजिनल पॉलिसी। यही पॉलिसी फिर OBC के लिए भी बनी थी, लेकिन सोहानी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OBC में आप एक दूसरे के बीच में OBC में होते हुए क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि क्रीमी लेयर कौन है और नॉन क्रीमी लेयर कौन है। जो नॉन क्रीमी लेयर होगा उसको आरक्षण मिलेगा, जो क्रीमी लेयर होगा उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर की परिभाषा से मैं सहमत नहीं हूं, जो अभी आप लोगों को एक एजुकेशन की तरह या एक एकेडमिक चीज की तरह, एजुकेशन क्यों बोलूं, मेरी क्या हैसियत है, आप लोगों को बताऊंगा क्रीमी लेयर क्या है और क्यों मैं उससे आहत हूं। खैर OBC में क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर हुआ करती थी, लेकिन SC और ST में नहीं हुआ करती थी। 21 सितंबर 2018 को तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, आपके भाई ने 2018 में ये पहली बार बोला था। देश बटा हुआ है और बटा हुआ था कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आपके भाई ने SC ST आरक्षण में एक बीच का रास्ता बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बोला कि नहीं, अब वो स्टेज आ गई है 75 साल बाद, अपने 20 साल पुराने ऑर्डर को ओवररूल करते हुए कि आप SC ST में भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कि आप किसी को आरक्षण दें और किसी को ना दें। अभी इसका ये असर धरातल पर पता नहीं चल रहा कि SC ST में क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का डिमार्केशन होगा या पूरी SC ST के अंदर जो वर्ग हैं, कोटा विद इन ए कोटा, उनका होगा। मतलब इस तरीके से जैसे OBC की क्रीमी लेयर है, उसमें आज भी किसी यादव भाई को आरक्षण मिल सकता है अगर वो नॉन क्रीमी में है, और यादव भाई को आरक्षण नहीं मिलेगा अगर वो क्रीमी में है। क्रीमी और नॉन क्रीमी जो होती है, ये किसी सब कास्ट को कवर नहीं करती है, ये इंडिविजुअल को कवर करती है, जैसा मैंने आपको बताया यादव भाई का एग्जाम्पल लेके। अब देखना यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट्स को हिदायत दी है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का लाभ सब तक नहीं पहुंचा है, आरक्षण का लाभ कुछ ही तक लोगों तक पहुंचा है। तो अब SC और ST में OBC भाइयों की तरह जो सब कास्ट निकलेंगी SC ST में, अब देखना यह है कि वो पूरी कास्ट को क्रीमी या नॉन क्रीमी में डिवाइड किया जाएगा या किसी इंडिविजुअल को डिवाइड किया जाएगा। मेरा दिल कह रहा है कि क्रीमी और नॉन क्रीमी की तरह इधर भी इंडिविजुअल को किया जाएगा। अब इससे पहले आप समझें क्रीमी और नॉन क्रीमी क्या है और इसका पॉलिटिकल असर धरातल पर क्या पड़ेगा और सामाजिक क्या पड़ेगा। पहले देख लीजिए, एज अ चैनल जो कंट्रीब्यूट करता है, मौके पर मौखिक एंटरटेन नहीं करता है, सितंबर 21, 2018 को आपके भाई ने क्या बोला था। जो इसमें मेरी जो इसमें नीति है कि फर्ज कर लीजिए एक आदमी है A, उसके 3 बच्चे हैं B, C और D। अगर A रिजर्व कैटेगरी में आता है और A ने रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठाया है, तो A का जो लाभ है ये ट्रांसफर होके B, C और D में चला जाएगा। B, C मान लीजिए लड़के हैं और D मान लीजिए उसकी लड़की है, और B एक अलग फैमिली ट्री मानी जाएगी, C एक अलग फैमिली ट्री मानी जाएगी और D एक अलग फैमिली ट्री मानी जाएगी। भले वो लड़की है, उसका जो अस्तित्व है वो इंडिविजुअल माना जाएगा, ना कि उसकी विवाह से संबंधित करके। अब अगर B ने रिजर्वेशन का लाभ उठा लिया, चाहे वो IAS बना, चाहे वो गवर्नमेंट में क्लर्क बना,
अपनी हैसियत के हिसाब से वो जो भी बना वो देश की मुख्य धारा में आ गया, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। तो बी को एक बार लाभ देने के बाद बी की जो फैमिली ट्री है उसमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब मान लीजिए कि सी है, सी ने ये लाभ नहीं लिया, उसने कोई दुकान की या खेती की, पर सी के बच्चों की जब बात आई तो बच्चों ने उसके लाभ लेना चाहा, तो सी ने जो लाभ नहीं लिया ये ट्रांसफर होके सी के बच्चों में आ जाना चाहिए और बी के बच्चों में इस मारे नहीं आना चाहिए क्योंकि बी के बच्चों ने लाभ ले लिया है ऑलरेडी। हो ये रहा है कि जो लोग आजादी के बाद आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, आरक्षण का लड्डू उसी परिवार में और उसी फैमिली ट्री में घूम रहा है। जी हां दोस्तों, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि वर्बटिम एग्जैक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, लेकिन मेरे दिल में एज अ सोशल साइंटिस्ट, सोशल कमेंटेटर, एक अवेयर भारतीय जो आइडिया था वो 6 साल पहले मैंने बताया था और वही कहीं कहीं तो वही शब्द मैंने इस्तेमाल किए थे कि एक ही हिस्से को बार बार आरक्षण मिलता जा रहा है रिजर्व में और एक आरक्षण से वंचित है। ये मैंने क्यों बोला था? ये मैंने इस मारे बोला था कि जब मैंने अपने फार्म की ज़मीन ली और मैंने आज से 10 साल पहले गांव में जाना शुरू किया, जहां मैंने अब उसके बाद में मिशन भारत स्टार्ट किया, तो मुझे वहां के बच्चों को देखकर, और वो अधिकतर उस बिरादरी का है जो रिजर्व होती है, वहां पर ओबीसी भाई भी हैं पर अधिकतर वो लोग हैं जो रिजर्व हैं, मुझे वहां देखकर, यानी SC ST हैं, मुझे वहां देखकर लगता था यार इन लोगों को आरक्षण का लाभ पहुंचा ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि आरक्षण के नाम पर हमारे बच्चे कहां के कहां पहुंच सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने आगे जाकर वहां पर, और इवन ओबीसी को वहां पर नहीं पता था। तो ये लाभ सन 70 के बाद एक ही परिवार के लोग एक ही तरह रिपीटेडली लेते जा रहे थे। इस माने मैंने ये नीति बताई थी और आई एम सो हैप्पी कि 6 से 6 साल बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को कहा कि नहीं, आप कास्ट विद इन कास्ट का करिए और ये देखिए, सुनिश्चित करिए कि सबका अपना अपना कोटा हो और सबको आरक्षण का लाभ मिले। अब क्रीमी और नॉन क्रीमी क्या है? क्रीमी लेयर ये कहती है, जो आयोग बना ओबीसी का, उसने ये कहा कि अगर आप में, आसान भाषा में समझ लीजिएगा जिससे मैं असंतुष्ट हूं, खुश नहीं हूं मैं, अगर आपके पिताजी, एक तो क्रीमी और नॉन क्रीमी जो है ये आपके पिताजी आपके लिए तय करते हैं, आप नहीं तय करते हैं, फिर आप अपने बच्चों के लिए तय करते हैं कि अगर आपके पिताजी किसी ग्रुप ए या क्लास 1 जॉब में हैं, पिताजी या माताजी, तब आपको क्रीमी लेयर में डाला जाएगा ओबीसी भाई को और उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्लास 1 जॉब और ग्रुप ए जॉब एक पैन इंडिया भी, नेशनल भी होती है, सेंट्रल भी होती है और स्टेट में भी होती है। जैसे मेरे फादर स्टेट में क्लास ए जॉब में थे, IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, IRS हो गया, इस तरह से रेलवेज हो गया, जितनी भी आप इस तरह की जॉब्स निकाल लें विद इन रेलवेज, वो क्लास ए सेंट्रल जॉब्स मानी जाती हैं। तो अगर आपके माता या पिता क्लास ए जॉब में हैं, राज्य में या देश में, तो आपके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये पहली शर्त है क्रीमी लेयर की। दूसरी शर्त है कि अगर आपके माता और पिता दोनों क्लास बी जॉब में हैं, तब आप क्रीमी लेयर माने जाएंगे। अगर उनमें से एक क्लास बी जॉब में है, तब आपको नॉन क्रीमी ही माना जाएगा ओबीसी भाई को और उसको रिजर्वेशन मिलेगा। यहां पर मैं नाखुश हूं। ग्रुप बी क्लास 2 जॉब होती है स्टेट की, जैसे एग्जाम्पल PCSJ जो मजिस्ट्रेट बनते हैं, जैसे PPS जो DYSP बनते हैं, जैसे PCS जो SDM ADM बनते हैं और आखिर तक DM तक पहुंचते हैं। तो यहां पर मेरा मानना है यहां पर भी किसी एक के साथ होना चाहिए था। आपने ये शर्त रखे कि दोनों हों तभी आप नॉन क्रीमी माने जाएंगे। ये आपका जो क्रीमी लेयर का डेफिनेशन है ये बेईमानी है, क्योंकि PCS, PPS, PCSJ की आर्थिक और सामाजिक क्या हैसियत होती है ये सबको मालूम है। और तीसरी शर्त है, अगर आपकी आमदनी 8 लाख रुपए साल से ऊपर है तो आपके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें बहुत से लोग नहीं जानते, इसमें एक बहुत ही
हास्यास्पद बात बीच में है, लाफेबल बात बीच में है कि इस 8 लाख में आप लोग हंसेंगे, फार्मिंग की इनकम और सैलरी नहीं जोड़ी जाएगी। जी, अगर सैलरी के अलावा कहीं की आपकी शेयर से, एफडी से, इंटरेस्ट से, कंपनी से, किसी बिजनेस से आपकी 8 लाख के ऊपर की आमदनी है, तभी आप नॉन क्रीमी माने जाएंगे। अदरवाइज आपको क्रीमी माना जाएगा जिसमें सैलरी नहीं जोड़ी जाएगी। तो भैया सैलरी नहीं जोड़ी जाएगी तो यार इस तरह तो हर आदमी 8 लाख के नीचे आ जाएगा जो प्राइवेट नौकरियों में है। तो ये मैंने बड़ी आसान तरीके से आप लोगों को क्रीमी और नॉन क्रीमी का बता दिया। पहला तो जो 8 लाख है इसमें कोई भी आमदनी होनी चाहिए, सैलरी ऐड नहीं होगी, ये महा बेवकूफ़ी की बात है। और दूसरी कैटेगरी में अगर आपके माता या पिता में कोई भी एक क्लास भी जॉब में है, आपको क्रीमी लेयर से बाहर कर देना चाहिए, क्रीमी लेयर में जोड़ देना चाहिए। दोनों पीसीएस होने चाहिए, दोनों एसडीएम एडीएम होने चाहिए। भाई ये बात तो मुझे समझ नहीं आती। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया क्रीमी और नॉन क्रीमी का। अब मजा तब आएगा, फिर भी मैं कहूंगा अगर ये फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया था क्रीमी नॉन क्लियर का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ है, कहीं ना कहीं तो नीचे से ओबीसी के बच्चे ऊपर पहुंचे हैं। अब जो ये फैसला आया है यही चीज एससी एसटी में साथियों होने जा रही है। कहीं ना कहीं ये एक शुरुआत है। अगर थोड़ा सा क्रीमी लेयर की डेफिनेशन बदल दी जाए और थोड़ा सा भी, अभी नहीं 10 साल बाद इसको और थोड़ा सा सख्त कर दिया जाए, तो देश में ये शुरुआत है कि आने वाले 30 से 40 या 50 साल के अंदर इस देश से धीरे धीरे पूरा रिजर्वेशन ख़त्म हो सकता है। और जैसे जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के मामले में अगर आप क्रीमी लेयर की डेफिनेशन को थोड़ा सा और सख्त कर दें, नॉन क्रीमी को अभी आपने बड़ी लीनियंट कर रखी है जो बेईमानी है, तो आने वाले वक्त में जैसे जैसे ये 50% का रिजर्वेशन का कोटा पूरा होता जाए और ये स्पेस खाली होती जाए, यानी एससी, एसटी या ओबीसी के रिजर्वेशन में एक वैक्यूम आ जाए, तो वो वैक्यूम आप अगाड़ी लोगों से, उसमें जो आर्थिक दृष्टि से कम है, उनको आप भरना शुरू कर दें। अब सामाजिक इससे क्या असर पड़ेगा? रिजर्वेशन आया क्यों था साथियों? रिजर्वेशन इसलिए आया था कि समाज में एक पैरिटी हो, एकीकरण हो। तो जब धीरे धीरे हमारे एससी समाज में भी ऐसा कोई खड़ा होगा जिसके पिताजी आईएएस आईपीएस बने होंगे और उसके बच्चे, उनके बच्चे को फिर बाद में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये जो चिढ़ है ना, ये जो खुंदक है ना अगाड़ी और रिजर्व में, ये अधिकतर किसी वेलफेयर स्कीम की नहीं है, ये रिजर्वेशन की है। तो जब हमें पता होगा या किसी अगाड़ी को पता होगा कि ये जो बंदा मेरे साथ है इसको रिजर्वेशन नहीं मिला है, हाँ मैंने माना इसके पिताजी को मिला था और मेरे साथ ये उठ बैठ रहा है और काम कर रहा है या मेरे साथ जॉब में है, तो हमारे और उसमें एक लगाव पैदा होगा, जो लगाव होगा नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी का, क्योंकि उस टाइम वो रिजर्व होते हुए भी नॉन रिजर्व में आ चुका होगा। पहला फायदा होगा। दूसरा फायदा होगा कि धीरे धीरे ये रिजर्वेशन का जो लड्डू है, जो मैंने आज से 6 साल पहले बोला था, मैंने नहीं कहा था रिजर्वेशन खत्म करो, मैंने कहा था उसको चेंज करो, और 6 साल बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को दोहराया है, मोहर लगाई है लगभग। तो मैंने कहा था ये लाभ हर जगह तक पहुंचे। तो जब हर जगह तक पहुंचेगा तो क्रीमी और नॉन क्रीमी क्लियर के चक्कर में शायद 50 साल बाद, 40 साल बाद, 30 साल बाद ऐसा हो कि अधिकतर एससी एसटी का वर्ग या 50% भी, 40% भी नॉन रिजर्व कैटेगरी में चला गया होगा, जिसका इंसाफ या तो किसी अगाड़ी को, गरीब को मिल रहा होगा या किसी एससी एसटी को मिल रहा होगा जिसको वाकई मिलना चाहिए और उसको अभी तक लाभ नहीं मिला है। और एज अ नेशन बिल्डिंग हमें दोनों सूरतों में खुश होना चाहिए। राजनीति में इसका क्या असर होगा? ओबीसी को जब क्रीमी और नॉन क्रीमी में डीमार्क किया गया तो अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति शुरू हुई। वीडियो लंबा ना हो तो बहुत जल्दी खत्म करूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। राजभर उनकी अलग पार्टी, निषाद पार्टी अलग पार्टी, पटेल पार्टी अपना दल अलग पार्टी। तो ये ओबीसी के अंदर ही एक पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हुई जिन्होंने अपने को ये माना कि ओबीसी में होते हुए हम अदर बैकवर्ड क्लासेस नहीं हैं, हम उन्हीं में होते हुए अति पिछड़ा वर्ग हैं, और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करनी स्टार्ट करी।
तो ये राजनीति जिसमें आप कहते हैं ओबीसी का इस वर्ग का वोट वहां जाएगा, उस वर्ग का वोट वहां जाएगा, कहते हैं ना कि आप किस गठबंधन होते हैं आपस में साहब, अति पिछड़ा वर्ग, बिहार में भी आपने देखा होगा। तो ये चीज अब SC ST में होने जा रही है इस आदेश के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बाद, कि अब SC में भी SC का एक वर्ग बैठ के तय करेगा कि इन्होंने 70 साल बहुत लड्डू खाए और हमें कुछ नहीं मिला, हमें कोई अधिकार नहीं मिला। अब SC के अंदर से भी एक वर्ग खड़ा होगा, एक आवाज खड़ी होगी, एक आवाज बुलंद होगी जो विद इन SC ये बताएगी कि हम SC में तो हैं, लेकिन हम SC का भी अति पिछड़ा वर्ग हैं, अति है हमारे साथ, और हमारे SC के कुछ भाई 70 साल से लड्डू खा रहे हैं। तो धरातल पर OBC की तरह SC वोट्स का भी और SC लीडरशिप में भी एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नई धारा, एक नई लीडरशिप देखने को मिलेगी। और जो बहन मायावती की तरह, और जो वो नगीना से एक सीट जीत के अपने को देश का होम मिनिस्टर समझने लगा है, जो पूरे वो इतने परसेंट पर 20% पर सोचते थे हम सबकी नुमाइंदगी करेंगे, आने वाले 5 साल में वहां पर आपको इसका असर धरातल पर देखने को मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।